हाय फ्रेंड्स, आज हम राजस्थान की राज्य राजनीति का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है शहरी स्थानीय निकाय, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं अर्बन लोकल बॉडीज या शॉर्टकट में कहेंगे तो यूएलबी। इसका काफी विस्तार से अध्ययन करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको इसके बारे में जानकारी हो सके। तो शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक। जो हमारे शहरी स्थानीय निकाय है, ये भारत में स्वशासन की तीसरी परत है, जिन्हें 74वें संविधान संशोधन के द्वारा संवैधानिक दर्जा मिला था। अब हम इसके ऐतिहासिक और संवैधानिक पृष्ठभूमि के बारे में बात करें, तो हमारे भारत के अंदर पहला नगर निगम कब स्थापित किया गया? तो ये हमारे 1687 में या 1687 में मद्रास में हमारे पहला नगर निगम स्थापित किया गया था। पहले नगर पालिका की बात करें राजस्थान में कहाँ स्थापित की थी? तो ये हमारे माउंट आबू में स्थापित की थी। कब? 1864 में। शुरुआती प्रयास की बात करें तो राजीव गांधी सरकार के द्वारा 65वें संविधान संशोधन 1969 के माध्यम से जो हमारे अर्बन लोकल बॉडीज है, इन्हें संवैधानिक प्रावधान देने का प्रयास किया गया था। संवैधानिक आधार कब मिला फिर जाके? तो 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा ये हमारे संवैधानिक आधार पर मिलता है अर्बन लोकल बॉडीज को। भारत के अंदर कब लागू हुआ? भारत के अंदर हमारे 1 जून 1993 को लागू हुआ। और राजस्थान की बात करें तो 9 अगस्त 1994 को पूरे राजस्थान में अर्बन लोकल बॉडीज के लिए ये अधिनियम लागू होता है। अब संवैधानिक प्रावधान क्या-क्या है? बात करें संविधान में कौन-कौन से अनुच्छेद में क्या-क्या प्रावधान दिए गए हैं। तो संविधान में भाग 9 ए जोड़ा गया, जिसका शीर्षक क्या रखा गया? नगर पालिका। अनुसूची की बात करें तो 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें अर्बन लोकल बॉडीज के 18 विषय शामिल थे। अनुच्छेद की सीमा की बात करें, अनुच्छेद अनुच्छेद 243 पी से अनुच्छेद 243 जेड जी तक हमारे नगरीय संस्थाओं को स्थान दिया गया है। अब हम बात करेंगे अर्बन लोकल बॉडीज की या नगरीय स्वशासन इकाइयों की संरचना और परिभाषा की। सबसे पहले परिभाषा की बात करें, अनुच्छेद 243 पी के अंतर्गत कौन-कौन सी परिभाषाएं दी गई है। सबसे पहले जनसंख्या के मानदंड की बात करें, तो महानगर क्षेत्र किसे कहेंगे? तो महानगर क्षेत्र वो होगा जिससे में 10 लाख से ज्यादा जनसंख्या पाई जाती है। महानगर क्षेत्र कौन सा होगा? जहां 10 लाख से ज्यादा जनसंख्या पाई जाती है। नगर या कस्बा किसे कहेंगे? जिसमें कम से कम कितने 5000 की जनसंख्या हो। और नगरीय कस्बा की बात करें तो उसमें 75% पुरुष कार्मिक गैर कृषि कार्यों में संलग्न होने चाहिए। कितने? 75% पुरुष कार्मिक क्या गैर कृषि कार्यों में जुड़े हुए होने चाहिए। और जनसंख्या घनत्व कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से होना चाहिए। कितना? 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से होना चाहिए और कम से कम 5000 की जनसंख्या होगी तो उसे नगरीय कस्बा कहेंगे। और यदि 10 लाख से ज्यादा जनसंख्या हो तो उसे महानगर क्षेत्र कहेंगे। अब हम बात करेंगे नगरीय निकायों की त्रिस्तरीय व्यवस्था की, जो हमारे संविधान के द्वारा लागू की गई है 243 क्यू के अंतर्गत। तो यह अनुच्छेद नगरीय निकायों की त्रिस्तरीय व्यवस्था का उल्लेख करता है, जिसका गठन किस आधार पर किया गया? जनसंख्या के आधार पर किया गया है। बात करें जनसंख्या के आधार पर किस तरह से इसका गठन है, जैसे सबसे ऊपर होता है हमारा नगर निगम। नगर निगम जिसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कहते हैं। राजस्थान में जनसंख्या का आधार है इसमें 5 लाख इससे ज्यादा। फिर नगर परिषद की बात करें म्युनिसिपल काउंसिल की, तो इसमें 1 से लेके 5 लाख की जनसंख्या को शामिल किया गया है। फिर सबसे निचले स्तर पे आता है हमारा नगर पालिका। नगर पालिका को हमने 3 भागों में बाँटा है, नगर पालिका फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। कौन-सी? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट की बात करें तो 50,000 से 99,999 की जनसंख्या, सेकंड की बात करें तो 25,000 से लेके 49,999 की जनसंख्या और नगर पालिका थर्ड के अंतर्गत 5,000 से लेके और 25,000 तक की जनसंख्या में शामिल किया गया है। तो नगर निकाय 3 है हमारे, सबसे टॉप पे हमारा नगर निगम होता है, बीच में हमारा नगर परिषद और सबसे निचले लेवल पे नगर पालिका। अब हम इनके प्रशासनिक और कार्यात्मक अनुच्छेद की बात करते हैं। तो सबसे पहले आता है अनुच्छेद 243 आर, जिसके अंतर्गत संगठन और चुनाव के बारे में बताया गया है। तो इसमें पार्षदों और सदस्यों के चुनाव की बात करें, क्यों? क्योंकि जो इनके सदस्य होंगे वही हमारे पार्षद कहलाते हैं। तो तीनों स्तर पर प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन किया जाता है। क्या तीनों स्तर पर प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है? तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव की बात करें तो इसका निर्धारण हमारे राज्य विधानमंडल के द्वारा किया जाता है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव किस प्रकार होगा। और राजस्थान में यह चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा किया जाता है। मनोनयन की बात करें तो राजस्थान नगर पालिका संशोधन अधिनियम 2021, आप याद रखेंगे, राजस्थान नगर पालिका संशोधन अधिनियम 2021 के द्वारा राज्य सरकार तीनों स्तर पर सदस्यों को मनोनीत कर सकती है। एक बार आरएस परीक्षा में ये सवाल आ चुका है कि कितने कितने सदस्य जो मनोनीत किए जाते हैं। तो नगर निगम में राज्य सरकार 12 सदस्य, नगर परिषद में 8 और नगर पालिका में 6 सदस्यों का मनोनयन किया जा सकता है। अब अन्य प्रावधानों की बात करें, कौन-कौन से प्रावधान है? तो 243 एस के अंतर्गत वार्ड समिति के प्रावधान है,
हाँ, तो 3 लाख से अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में वार्ड समिति के गठन का उल्लेख किया गया है। कितनी? कम से कम कितनी? 3 लाख से अधिक जनसंख्या होनी चाहिए, वहाँ पे वार्ड समिति का गठन किया गया है। 243 डब्ल्यू की बात करें तो शहरी निकायों के कार्यों के बारे में बताया गया है। तो शहरी स्थानीय निकायों के कार्यों का उल्लेख किया गया है, जिसमें क्या 12वीं अनुसूची जोड़ी गई है। अब 12वीं अनुसूची में 18 विषय शामिल किए गए हैं। अब हमने जो 18 विषयों का नाम ले लिया तो हमें पता होना चाहिए 18 विषय कौन-कौन से हैं। तो अब हम बात करें 12वीं अनुसूची के वे 18 विषय जो हमारे अर्बन लोकल बॉडीज के लिए आरक्षित किए गए हैं, वो कौन-कौन से हैं। अब ये क्या राज्य सरकारों पर निर्भर करता है कि 18 विषय उनसे कौन कितने विषय ये कार्य हमारे अर्बन लोकल बॉडीज को दिए जाते हैं। जैसे राजस्थान में तो 18 के 18 दे दिए गए हैं। ये विषय मुख्य रूप से शहरी क्षेत्र के नियोजन, विनियमन और नागरिक सेवाओं से संबंधित है। जैसे पहला विषय आता है नगरीय नियोजन। नगरीय नियोजन की बात करें तो नगरों की योजना बनाना, भूमि उपयोग का विनियमन करना। दूसरा विषय आता है भूमि उपयोग का विनियमन, मतलब भवनों के निर्माण का नियमन करना। तीसरा सड़कें और पुल, मतलब शहरी क्षेत्रों में सड़कों, गलियों और पुलों का निर्माण रख रखाव करना। चौथा आता है जल प्रदाय, मतलब घरेलू, औद्योगिक और वाणिज्यिक उपयोग के लिए जल की आपूर्ति करना। पांचवा आता है लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, तो सार्वजनिक स्वास्थ्य, सफाई, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को इसमें शामिल किया गया है। छठा आता है अग्निशमन सेवाएं, तो आग से सुरक्षा और अग्निशमन सेवाएं प्रदान करना। सातवां आता है हमारे पास शहरी वानिकी और पर्यावरण संरक्षण। या शहरी वानिकी और पर्यावरण संरक्षण की बात करें तो इसमें पेड़ों का रोपण, पर्यावरण का संरक्षण और पारिस्थितिकी का विकास शामिल किया गया है। आठवां हमारा कमजोर वर्गों का हित संरक्षण, इसमें हमारे विकलांगों और मानसिक रूप से जो मंद व्यक्ति है सहित कमजोर वर्गों के हितों का सुरक्षा इसमें शामिल की गई है। नवा हमारा झुग्गी बस्ती के सुधार की बात करें तो जो मलिन बस्तियां होती है, स्लम्स होते हैं, उनका सुधार और उन्नयन शामिल है। 10वें की बात करें तो गरीबी उन्मूलन की बात करें तो गरीबी नगरीय गरीबी उपशमन के कार्यक्रम इसमें शामिल किए गए हैं। 11वीं की बात करें तो शहरी सुख सुविधाओं को शामिल किया गया, जिसमें पार्क, बगीचे, खेल के मैदान जैसे जो सार्वजनिक सुविधाएं हैं, इनका प्रावधान किया गया है। 12वीं की बात करें तो सांस्कृतिक कार्य, जैसे सांस्कृतिक, शैक्षिक और सौंदर्यपरक पहलुओं को बढ़ावा देने का कार्य शामिल है। 13वां आता है शवों का अंतिम संस्कार, जिसमें हमारे कब्रिस्तान, शमशान घाट और शवदाह होते हैं, इनका प्रबंधन का प्रावधान किए गए हैं। 14वां आता है पशु क्रूरता निवारण तो पशुओं की पर क्रूरता का निवारण और कांजी हाउस होते हैं, इनका प्रबंधन शामिल है। 15वां आता है हमारा जन्म और मृत्यु पंजीकरण, तो जन्म और मृत्यु के आंकड़ों का पंजीकरण करना। 16वां आता है सार्वजनिक सुविधाएं, मतलब सड़कों पर प्रकाश, पार्किंग स्थल, बस स्टॉप और अन्य जो सार्वजनिक सुविधाएं होती है वो देना। 17वां आता है वधशालाएं और चर्मशालाओं की जो चमड़े की शोधनशालाएं उनकी बात करें तो वधशाला मतलब जो हमारे स्लॉटर हाउस है, जानवरों को जहाँ मारा जाता है, और चर्म शोधनशाला उनका विनियमन किया जाता है। फिर पेट्रोलियम पदार्थों पर कर भी ये लगा सकते हैं, तो स्थानीय उपभोग के लिए पेट्रोलियम पदार्थों के विक्रय पर कर लगा सकते हैं। तो इस तरह 12वीं अनुसूची में हमारे अर्बन लोकल बॉडीज को 18 विषय दिए गए हैं, जो हमने ये सूची में देख लिया। अब हम बात करेंगे जो हमारे संविधान के अंदर कौन-कौन से प्रावधान किए गए हैं और उनकी बात करें तो कुछ संवैधानिक प्रावधान कौन-कौन से हैं। एक आता है हमारा राज्य वित्त आयोग का गठन, तो 243 वाई के अंतर्गत किया गया है। तो शहरी स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा और वित्तीय संसाधनों के हस्तांतरण की सिफारिश करने का प्रावधान किया गया हमारे 243 पाई में, और किसके माध्यम से? राज्य वित्त आयोग के माध्यम से। 243 जेड ए की बात करें तो इसके अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग एसईसी, मतलब स्टेट इलेक्शन कमीशन की स्थापना की बात कही गई है। तो शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव कराने और निगरानी करने और निर्देशन का प्रावधान किया गया है किसमें? राज्य निर्वाचन आयोग के अनुच्छेद 243 जेड ए में। 243 जेड डी की बात करें, जिला आयोजन समिति डीपीसी की बात करें तो जिले की ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की योजनाओं को समेकित करने के लिए ग्रामीण और शहरी दोनों को मिलाकर के एक एकीकृत विकास योजना तैयार करने का प्रावधान किया गया है किसमें? जिला आयोजन समिति या डीपीसी में, जिसमें हमारे 26 सदस्य कार्य करते हैं। 80% सदस्य हमारे दोनों से होंगे, ग्रामीण और शहरी दोनों से। फिर आता है 243 जेड ई, मतलब महानगरीय आयोजना समिति एमएमसी। एमएमसी की बात करें तो महानगर क्षेत्रों, जैसे हमारे 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले महानगर क्षेत्र है, उनके लिए एक एकीकृत विकास योजना तैयार करने का प्रावधान किया गया है। खास बात यह है इसमें न्यूनतम 2/3 सदस्य हमारे पंचायती राज संस्थाओं और हमारे नगरीय निकाय दोनों से आते हैं। किसमें? महानगरीय आयोजना समिति। राजस्थान के नगर निगमों की बात करें, राजस्थान में कौन कौन से नगर निगम कार्य कर रहे हैं? 1992 में सबसे पहले जयपुर और जोधपुर नगर निगम बनाए गए थे। 1993 में कोटा नगर निगम तीसरा, 2008 में अजमेर और बीकानेर चौथे और पांचवें के रूप में, 2014 में उदयपुर भरतपुर छठे और सातवें नगर निगम के रूप में, 2019 में जयपुर, कोटा और जोधपुर तीन बड़े-बड़े शहरों को 2-2 नगर निगम बनाए गए। मतलब जयपुर नगर निगम को 2 ग्रेटर हेरिटेज,
जोधपुर को उत्तर-दक्षिण और कोटा को उत्तर-दक्षिण। इस तरह से 2-2 ये नगर निगम बनाए गए हमारे जयपुर, कोटा और जोधपुर में। तो टोटल हमारे के नगर निगमों की संख्या बढ़ के कितनी हो गई? 10 हो गई इससे, 2019 में। 2023 में हमारे अलवर को और 2 सितंबर 2024 को भीलवाड़ा और पाली को। तो इसके आने के बाद क्या कितने 13 हमारे नगर निगम हो जाते हैं। कितने? 13। लेकिन 10 नवंबर 2025 को हमारे जयपुर नगर निगम जो हमारे ग्रेटर हेरिटेज है, जोधपुर नगर निगम उत्तर दक्षिण और कोटा नगर निगम उत्तर दक्षिण, इनको हटा करके क्या सभी जगह केवल एक-एक नगर निगम के बारे में कहा गया है। तो वर्तमान में कितने? वर्तमान में हमारे 10 नगर निगम काम करते हैं। तो आप याद रखेंगे जयपुर, जोधपुर और कोटा इन तीनों के नगर निगमों को एक-एक ही माना गया है, दोनों को हटा के। अब देखेंगे वर्तमान में नगरीय निकायों की संख्या कितनी है? तो नगर निगमों की संख्या हमारे 10 है। कितनी? 10 और ये इसमें क्या 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाला एक नगर निगम होगा। नगर परिषद में हमारे 51 है, तो हमारे 1 से 5 लाख की जनसंख्या वाला और नगर पालिका 248 है, 5,000 से लेके 1 लाख तक की जनसंख्या वाले। तो इस तरह टोटल देखें तो 309 नगरीय निकाय हमारे राजस्थान में कार्य करते हैं। अब बात करें इनके हेड की, तो नगर निगम की बात करें, इनका उद्देश्य क्या है? बड़े महानगरीय क्षेत्र है, इसका प्रशासन करने का, तो इसका हेड होता है हमारा महापौर या मेयर। नगर परिषद या म्युनिसिपल काउंसिल की बात करें, तो छोटे शहर या बड़े कस्बे, उनका प्रशासन करने का उद्देश्य, इनका हेड होता है हमारा सभापति, चेयरमैन। अब नगर पालिका जिसे म्युनिसिपैलिटी कहते हैं, ये संक्रमणकालीन क्षेत्र होते हैं, मतलब जो गाँवों से शहरों की ओर बढ़ रहे हैं। तो बात करें छोटे कस्बों के प्रशासन करने का इनका उद्देश्य है। इनका हेड होता है हमारा अध्यक्ष या प्रेसिडेंट। अब एक संविधान के अंदर एक प्रावधान किया गया है, प्रावधान था हमारा राइट टू रिकॉल, तो वापस बुलाने का अधिकार। ये प्रावधान लाया गया था 2011 में, मतलब कोई भी हमारे जैसे नगरीय निकाय के अंदर जो पार्षद है ठीक तरह से काम नहीं कर रहा है, तो उसको उसके पद से वापस बुलाने का अधिकार 2011 में लाया गया था, जिसे 2012 में लागू कर दिया गया था। हटाने के प्रस्ताव की बात करें, तो प्रस्ताव लाने के लिए आपको 1/3 सदस्यों का समर्थन होना जरूरी है। और हटाने का प्रस्ताव पारित करने के लिए आपको 2/3 सदस्यों का समर्थन होना जरूरी है। और ये प्रावधान 2017 से लागू है कि 3/4 सदस्यों के समर्थन से उस लोक प्रतिनिधि को हटाया जा सकता है। इसे वापस राइट टू रिकॉल या वापस बुलाने का अधिकार कहते हैं। फिर अन्य जो हमारे शहरी स्थानीय निकाय है, जो गैर संवैधानिक है, उनकी बात करें, तो ये निकाय क्या सीधे 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत तो नहीं आते, बल्कि संसदीय अधिनियम या राज्य सरकार की अधिसूचना के द्वारा इनको स्थापित किया गया है। जैसे एक होता हमारा छावनी मंडल, जैसे हमारे आगरा कैंट, दिल्ली कैंट, कैंट का मतलब छावनी, मतलब कैंटोनमेंट बोर्ड। इनकी प्रकृति कैसी होती है? स्टेटूटरी बॉडी है, मतलब सांविधिक निकाय है, मतलब संविधान में तो इनका नाम नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये संसद के अधिनियम या फिर राज्य सरकार की अधिसूचना के द्वारा जारी या बनाए गए हैं। आधार की बात करें किस आधार पर बनाए जाते हैं, तो छावनी मंडल कानून 1924 जिसे 2006 में संशोधित किया गया था, उसके आधार पर इनको बनाया जाता है। ये किसके नियंत्रण में रहते हैं? ये हमारे रक्षा मंत्रालय के नियंत्रण में रहते हैं। इनके सदस्य कौन होंगे? सदस्यों में से निर्वाचित सदस्य। तो इसका मतलब है कि जैसे ये छावनी बोर्ड है, छावनी क्षेत्र है, तो इसके अंदर जो हमारे ये होते हैं, जैसे हमारे जो सैनिक होते हैं सेना के अंदर, उनके परिवार वाले, ये सब सदस्य और उनके प्रशासन करने वाले लोग रहते हैं। तो उनमें से ही कोई खड़ा होगा, क्या? उनके खड़ा होगा और वही सदस्य बनेंगे। तो वही बात है, सदस्य कौन होंगे? नागरिकों में से, वहाँ के रहने वाले लोगों में से निर्वाचित सदस्य और सैन्य प्रशासन से मनोनीत व्यक्ति इसके सदस्य होंगे। अध्यक्ष की बात करें, जो कमांडिंग ऑफिसर होगा सीओ, वो इसका अध्यक्ष होगा। कार्यकाल कितना रहेगा? जो हमारे अध्यक्ष का कार्यकाल 3 साल का रहेगा। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में वर्तमान में केवल एक ही छावनी मंडल है, और वो भी कौन सा? नसीराबाद छावनी मंडल अजमेर का, जिसे 1961 में स्थापित किया गया था। और ये वही है, राजस्थान में 1857 क्रांति का उद्भव केंद्र कौन सा? नसीराबाद। दूसरा आता है अधिसूचित क्षेत्र समिति, उसकी बात करें, नोटिफाइड एरिया कमेटी की बात करें, ना तो ये संवैधानिक है, न ही ये किसी अधिनियम के द्वारा बनाया गया। आधार क्या है फिर इसका? राजपत्र मतलब गैजेट में राज्य सरकार की एक अधिसूचना आती है और उसके माध्यम से अधिसूचित क्षेत्र समिति का गठन किया जाता है। सदस्य कौन होंगे? सभी सदस्य जो राजस्थान सरकार के द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। सारे के सारे सदस्य कौन मनोनीत करेगा? राज्य सरकार। अब ये काम क्या करेंगे? ये शहरी क्षेत्रों में विकास कार्यों को सुनिश्चित करना इनका कार्य होगा। राजस्थान में की बात करें, राजस्थान में माउंट आबू और पुष्कर ऐसे 2 उदाहरण थे, जहाँ पे हमारे अधिसूचित क्षेत्र समिति का गठन किया था। लेकिन 1993 में इसको समाप्त कर दिया गया था। फिर एकल उद्देश्य अभिकरण की बात करें, जो हमारे सिंगल पर्पज एजेंसी की बात करें, जो केवल एक ही कार्य करते हैं।
संविधान में कहीं भी इनका उल्लेख नहीं लिखा। उद्देश्य क्या है इनको बनाने का? तो किसी विशेष क्षेत्र, जो हमारे शहरी विकास का कोई विशेष क्षेत्र हो, उसकी पूर्ति करने के लिए इनको बनाया जाता है। उदाहरण के लिए देखिए जैसे राजस्थान में 7 विकास प्राधिकरण काम करते हैं। कौन-कौन से? जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर, भरतपुर, अजमेर, उदयपुर। जिसमें हमारा जयपुर विकास प्राधिकरण 1982-83 में बना था। जोधपुर विकास प्राधिकरण हमारे 2008 में, अजमेर विकास प्राधिकरण हमारा 2012 में, कोटा विकास प्राधिकरण 2021 में, उदयपुर 2021 में, बीकानेर वाला 2024 में और भरतपुर वाला दिसंबर 2024 में। तो इस तरह हमारे 7 विकास प्राधिकरण राज्य में काम कर रहे हैं। फिर आते हैं हमारे पोर्ट ट्रस्ट, मतलब न्यास पत्तन। न्यास पत्तन की बात करें तो इनकी प्रकृति कैसी होती है? सांविधिक निकाय होते हैं ये। आधार की बात करें तो संसद द्वारा कानून बनाकर इनको स्थापित किया गया है। इनको स्थापित करने का उद्देश्य क्या है कि बंदरगाह क्षेत्र जो हमारे राज्य हैं, जो जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तो इस तरह जो हमारे बंदरगाह वाले क्षेत्र हैं, उनके विकास के लिए न्यास पत्तन या पोर्ट ट्रस्ट की स्थापना की गई है, ताकि उनमें विकास किया जा सके, साथ ही साथ सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। तो इस तरह आज एक लेक्चर के जरिए हमने अर्बन लोकल बॉडीज के सारे प्रावधानों को देखने की कोशिश की। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।